रूप से आखिरी के 2 महीनों में हवा बदली हम सबने महसूस किया है। लेकिन 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी उतना अपना प्रभाव नहीं दिखा रही है जैसा कि सभी लोग अपेक्षित कर रहे थे, जितना कि कांग्रेस ने भी एंटिसिपेट किया था। तो उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर लगभग काफ़ी इम्प्रूव करती हुई दिख रही है। और आपने जैसा भी पूछा कि कौन से क्षेत्र में सरप्राइज फैक्टर रहेगा, तो मैं गणेश साकल्य जी की बात से सहमत हूँ कि इस बार मालवा निमाड़ जो है, जो पिछली बार 66 सीटें हैं जहाँ से पिछली बार कांग्रेस को बढ़त मिली थी, वो निश्चित रूप से इस बार सरप्राइज फैक्टर रहेगा। वहाँ से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा कर सकती है और मध्य में भी यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन हो सकता है। तो ओवरऑल जो सिनेरियो पूरे मध्य प्रदेश का बन रहा है, उसमें क्षेत्रवार जो है वो कांग्रेस जो है चंबल, जैसा बताया कि चंबल में अच्छा प्रदर्शन हो सकता है। और विंध्य में भी वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार मृगेन जी ने कहा कि 24 सीटें वहाँ पर जीती थी। तो वैसा प्रदर्शन अगर रिपीट कर लेती है तो वो एक बहुत उनके लिए बड़ा अच्छा संकेत होगा। लेकिन वहाँ पर भी कांग्रेस जो है वो अपना वापस से अपनी वापसी कर सकती है। और इस हिसाब से लगभग पूरे प्रदेश में जो परिस्थितियां बनती हुई दिख रही हैं, उस हिसाब से हमें एक रोचक मुकाबले का इंतजार रहेगा 3 तारीख को। बिल्कुल, तो इंतजार तो है ही और रोचक मुकाबला हुआ भी है, इसलिए लगातार हम राय जानने की कोशिश भी कर रहे हैं। मृगेंद्र सर, आपका एक्सपीरियंस क्या कह रहा है कि ऐसा कौन सा एरिया है जिन एरियाज में कांग्रेस सरप्राइजिंगली अच्छा करने जा रही है, और कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? अपर्णा, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो है इस बार बुंदेलखंड में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहने की उम्मीद है। दूसरा, विंध्य क्षेत्र जो है, विंध्य क्षेत्र में 30 विधानसभा क्षेत्र हैं। पिछले बार कांग्रेस के पास मात्र 6 सीटें आई थी, तो निश्चित तौर पे विंध्य में भी कांग्रेस का प्रदर्शन कुछ सुधरेगा। और कांग्रेस को मुझे लगता है कि ग्वालियर चंबल में कुछ नुकसान हो सकता है, क्योंकि पिछले बार 34 सीटों में वहाँ 6 सीटें बीजेपी को आई थी, 1 बीएसपी को गई थी, और 27 सीटें मुझे लगता है कि कांग्रेस को आई थी। तो कांग्रेस की सीटें चंबल ग्वालियर में कुछ कम हो सकती हैं, तो बीजेपी की सीटें चंबल ग्वालियर में बढ़ेंगी। जी जगदीप सर, एक और सवाल यहाँ पर ये बनता है कि अगर हम महाकौशल की बात करें, महाकौशल का गणित क्या रहता है, पहले तो वो समझा दीजिए दर्शकों के लिए, और दूसरा ये कि इस बार क्या वहां होने वाला है। देखिए, महाकौशल में आप देखेंगे जबलपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, बालाघाट, ये सब जिले, मंडला, डिंडोरी, इन जिलों में 38 सीटों में 24 सीट पिछली बार कांग्रेस के पास थी। इस बार का चूंकि माहौल है, कमलनाथ जी खुद छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं, छिंदवाड़ा भी महाकौशल का हिस्सा है, निश्चित तौर पर उनका प्रभाव पूरे महाकौशल में है। और आप देखेगा कि इस बार, पिछली बार 24 सीटें थी कांग्रेस की, इस बार 24 प्लस होगी। उसकी वजह यह है कि जैसे जबलपुर की 8 सीटें हैं, 8 सीटों में केवल भारतीय जनता पार्टी की एकमात्र सीट है, वो कैंट जो विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे ईश्वर दास रोहाणी जी, उनके पुत्र वहां से विधायक हैं, तो उस सीट पर कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि सभी को मालूम है कि वो भारतीय जनता पार्टी की पक्की सीट है। इसके अलावा कोई ऐसी सीट नहीं है जिसको आप बोल सकते हैं कि क्लियर है। जबकि कांग्रेस की स्थिति महाकौशल में बहुत अच्छी है। मंडला की बात कर लें, डिंडोरी की बात कर लें, जबलपुर की, सिवनी की, छिंदवाड़ा की, नरसिंहपुर की, इन सभी जिलों में कांग्रेस महाकौशल में बहुत मजबूत स्थिति में है। और महाकौशल के साथ जो हमारे साथी धनंजय जी ने कहा, बुंदेलखंड में भी कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में है। इसके साथ विंध्य में कांग्रेस की पोजीशन बहुत अच्छी रहेगी। क्यों? इसकी वजह भी है क्योंकि पिछली बार कांग्रेस ने विंध्य में जो गलती की थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने वो गलती की है। मूल वजह यह होती है कि जो व्यक्ति, जो नेता पार्टी का पूरे 5 साल मेहनत करता है चुनाव लड़ने के लिए, अगर उसकी टिकट काट दी जाती है तो निश्चित तौर पर वह व्यक्ति चुनाव हराने के लिए सक्षम होता है। केदार शुक्ला का जिक्र कर रहे हैं, केदार शुक्ला भी है, बहुत सारे एग्जाम्पल सभी सीटों में इस तरह का वहां पर हुआ है। इसीलिए विंध्य इस बार भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा, महाकौशल बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। बुंदेलखंड जो थोड़ी बहुत अच्छा भी था, तो वहां जो एक राजनगर की घटना हुई, उसने पूरे चुनाव को तहस नहस कर दिया। तो इस तरीके से आप देखिएगा, महाकौशल, विंध्य और बुंदेलखंड में कांग्रेस को बहुत जबरदस्त तरीके से लीड मिलने वाली है। इसके अलावा हमारे साथी ने जो कहा कि मालवा में कांग्रेस को नुकसान होगा, तो वो नुकसान की एक केवल इंदौर डिवीजन में आप देखिएगा। इसके अलावा यदि आप धार जाएंगे तो वहां भी कांग्रेस मुनाफे फायदे में है।
निश्चित तौर पर ये वाला चुनाव बहुत ज़्यादा रोचक है, लेकिन जहाँ जहाँ मैं घूमा हूँ उन क्षेत्रों में लोग जरूर कहें कि ये टक्कर का चुनाव है, लेकिन आप देखिएगा वो चुनाव एक तरफा होगा। वहाँ पर जो मार्जिन होगा जीत का बहुत ज़्यादा होगा। उसकी वजह है भारतीय जनता पार्टी के पास केवल एक मुद्दा था, लाडली बहना, और उसके अलावा वहाँ जो क्षेत्रीय चुनाव होता है केवल प्रत्याशियों का होता है। जो नया प्रत्याशी है और जो पुराना प्रत्याशी है, निश्चित तौर पर उसकी एंटी इनकम्बेंसी होती है और वो इस चुनाव में देखने को मिली है। जी मृगेंद्र सर, मध्य में अगर बात करें मध्य प्रदेश के मध्य की, जी बीजेपी का गढ़ है ये? बिल्कुल है। इस बार क्या ऐसा ही रहेगा, बचा पाएगी बीजेपी? नहीं, देखिए मध्य गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन अगर टोटल देखा जाए तो पिछले बार के मुकाबले इस बार भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम होंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि कई जिले जैसे होशंगाबाद की बात करें या सीहोर की बात करें या विदिशा की बात करें, हरदा की बात करें, तो इसमें ऐसी सीटें थी जिसमें कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। बैतूल जिला जरूर था जिसमें भारतीय जनता पार्टी को एक सीट मिली थी, बाकी सीटें कांग्रेस को मिली थी। लेकिन ये जो जिन जिलों में एक भी सीट नहीं मिली थी, उन जिलों में इस बार कांग्रेस का खाता खुल सकता है। जी साकले सर, जब एक ही सीट पर दो प्रमुख दल एक ही जात के कद्दावर उम्मीदवारों को उतार दे तो फायदा क्या तीसरे का हो जाता है? देखिए क्या है, मैं आपकी संकेत समझ रहा हूं मैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो जाति समीकरण का जो मामला अभी मृगेंद्र जी ने बताया, वो यूपी से लगे बॉर्डर के एरियाज में ही काम करता है। बाकी जैसे मध्य की अगर आपने बात की है तो मध्य में ये उतना कारगर नहीं होगा। अब जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं बुरहानपुर का, कि बुरहानपुर में इस बार कुछ अलग हो सकता है। वहाँ पे अलग इसलिए हो सकता है कि वहाँ जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे नंद कुमार सिंह चौहान, उनके पुत्र को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। वहाँ से अर्चना टिटनिस बीजेपी की कैंडिडेट हैं। पिछली बार निर्दलीय जीते शेरा जो है वो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। तो वहाँ पे जो ओबीसी की पार्टी है उसने वहाँ पे एक मुस्लिम कैंडिडेट दिया है। और बुरहानपुर में ऐसा पहले हो चुका है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के नेताओं को नकार करके जनता ने वहाँ मुस्लिम कैंडिडेट को जिताया था। तो इस तरह की स्थिति मतलब यदा कदा इक्का दुक्का सीटों में बनेगी। बाकी कोई ऐसा जो आपने जाति समीकरण की बात की, एक जाति के दोनों कैंडिडेट खड़े हो गए, जैसे उदाहरण के तौर पे इछावर की बात आप कर रही हैं, मेरे ख्याल से दोनों खाती कैंडिडेट हैं। तो वहाँ पे क्या है कि जो अभी करण सिंह वर्मा जो वहाँ के हैं, करण सिंह वर्मा और उनके जो सामने खड़े हुए हैं शैलेंद्र, तो वो भी एक ही समाज के दोनों, मगर करण सिंह वर्मा वहाँ बहुत पुराने नेता हैं और उनका जो पूरा जो कैरियर है, राजनीतिक कैरियर, बहुत पाक साफ रहा है उनका। और मेरे ख्याल है वो इकलौते मंत्री थे पूरे शिवराज कैबिनेट में पिछली बार कि जो अपने साथ अपना टिफिन लेके जाते थे, पार्टी की मीटिंग हो या जिलों की बैठक हो। तो करण सिंह वर्मा का वहाँ काफ़ी अच्छा प्रभाव है जी। और अगर दोनों एक जाति के हैं तो मुझे लगता है कि करण सिंह वर्मा को वहाँ माइलेज मिलना चाहिए। और उसके पास बीजेपी का एक बड़ा संगठन है जिसका भी उनको लाभ मिलेगा और जो उनकी योजना है उसका लाभ उनको मिलेगा। तो इस तरह का यदा कदा इक्का दुक्का सीटों पे इस तरह की स्थिति है। तो यानी कि आपका ये कहना है कि जो सीटें यूपी के बॉर्डर से लगते एरियाज में हैं, उन क्षेत्रों में है, वहां पर कास्ट फैक्टर का थोड़ा बहुत ट्रेंड देखने को मिल सकता है। सर एक और चीज, आदिवासी सीट का हम जिक्र कर रहे थे। आदिवासी सीटों का मध्य प्रदेश की सियासत में या चुनाव में क्या ट्रेंड अब तक रहा है और क्या उसी परिपाटी पर भी ये चुनाव हुआ है या अब कुछ बदला है? निश्चित तौर पे अपर्णा, देखिए आदिवासी सीटों के ट्रेंड की बात करें अपन तो 1990 से अब तक के आदिवासी वोट बैंक जिस पार्टी के साथ जाता है उसी की सरकार बनती है। मध्य प्रदेश में मुझे ध्यान है कि 1990 में आदिवासी वोट बैंक पहली बार जो है भाजपा के साथ आया था, तब सुंदरलाल पटवा सरकार बनी थी। 1993 में यही आदिवासी वोट बैंक कांग्रेस के साथ चला गया तो कांग्रेस की सरकार बन गई। 2003 में भाजपा के साथ लौटा, भाजपा की सरकार आई। 2018 में भाजपा से आदिवासी वोट बैंक दूर हो गया था, भाजपा की सरकार चली गई। 47 सीट है पढ़ना मध्य प्रदेश में आदिवासियों की, और 2018 तक मतलब 2013 के चुनाव में 32 सीटें भाजपा के पास थी। और जब 2018 के रिजल्ट आए तो 32 से आदिवासी सीटों की संख्या बीजेपी के पास घट करके 16 हो गई और कांग्रेस की दोगुनी हो गई। तो देखिए आदिवासी वोट बैंक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मध्य प्रदेश की राजनीति में पड़ना। और इस चुनाव में भी देखिएगा आदिवासी वोट बैंक जिसके साथ जाएगा सरकार उसी की बनेगी।
पिछले बार जो है मालवांचल का आदिवासी पूरा कांग्रेस के साथ गया था। इस बार थोड़ा वहां तब्दीली दिखाई दे रही है, कुछ आदिवासी सीटों को भाजपा ने रिकवर किया है। लेकिन आदिवासी सीटों के मामले में महाकौशल में देखें तो कांग्रेस को वहां महाकौशल में नुकसान हो रहा है। वहां बीजेपी पिछले चुनाव में आदिवासी सीटों पर मतलब अपन कहें कि 0 पर पहुंच गई थी, तो वहां बीजेपी ने कुछ आदिवासी सीटों को रिकवर किया है। जी अक्षय जी।